Hello dear learners, welcome back to Abid Shiksha. Welcome back to another session wherein we discuss so many questions from current affairs to your static topics. So ये भी एक MCQ का सिलसिला होने वाला है wherein we will discuss many questions from various topics जो आपके examination के लिए बहुत ज़्यादा important हो जाते हैं. So with this we will begin the session. आप जो है just make sure कि you just attend the whole video पूरा end तक देखिए and then अगर आपको answers आ रहे हैं do let us know in the comment section. ठीक है. So let us begin with this. पहला क्वेश्चन लेट अस सी. फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइमरी कॉज ऑफ मलेरिया क्या है. मलेरिया का प्राइमरी कॉज जो है वो क्या है. बैक्टीरिया है, वायरस है, पैरासाइट है या फंगस है. ठीक है. सो जो प्राइमरी कॉज ऑफ मलेरिया है दैट इज योर पैरासाइट. ठीक है. प्लाज्मोडियम एक वायरस है जो कि एनोफिलीज मस्कीटोज को जाके काटता है, उसके अंदर रहता है और उसके वजह से जो बीमारी होती है फिर वो मच्छर आके हमें काटता है, उसके वजह से हमें मलेरिया होता है. सो द करेक्ट आंसर इज पैरासाइट. ठीक है. सो पैरासाइट के वजह से जो है इट इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ मलेरिया. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Next question is which one of the following layers of atmosphere has the high concentration of ions? You know we have 5 layers of atmosphere. First is troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. There are 5 layers of atmosphere. अब 5 layers of atmosphere में विच लेयर हैज़ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस. आयंस का, ठीक है, या फिर रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स का हाई कॉन्सेंट्रेशन आपको कौन से एटमॉस्फेयर के कौन से लेयर में देखने को मिलेगा. ऑप्शन नंबर ए स्ट्रेटोस्फेयर, ऑप्शन नंबर बी एक्सोस्फेयर, ऑप्शन नंबर सी थर्मोस्फेयर या फिर ऑप्शन नंबर डी ट्रोपोस्फेयर. ठीक है. सो ये आप लोगों को आना चाहिए. दिस इज बेसिक ज्योग्राफी. इतना आप लोगों को आना चाहिए. यू नो थर्मोस्फेयर को हम यहाँ पर आपको रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स जो है देखने को मिलेंगे. इस स्फेयर को हम लोग आयोनोस्फेयर भी कहते हैं. ठीक है. हम लोग इसको आयोनोस्फेयर भी कहते हैं. ठीक है. सो दिस द करेक्ट आंसर वुड बी थर्मोस्फेयर. सो थर्मोस्फेयर में आपको रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स जो है जिसको हम आयंस बोलते हैं वो आपको देखने को मिलेगा. जो आपके घर में डायरेक्ट टू होम सैटेलाइट से जो आता है वो उसी लेयर में होता है, दैट इज योर थर्मोस्फेयर में. वो क्योंकि रेडियो एक्टिव वेव जो है बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं तो वहाँ से आपके घर पे डायरेक्ट टू होम DTH कनेक्शन जो है वो वहीं से आता है. ठीक है. सो याद रखिएगा आयोनोस्फेयर इज द करेक्ट आंसर और थर्मोस्फेयर इज द करेक्ट आंसर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेनिनसुलर रिवर इज वेस्टवर्ड इन फ्लोइंग. आपको पता है पेनिनसुलर रिवर्स कैन फ्लो इन द ईस्टर्न डायरेक्शन और वेस्टर्न डायरेक्शन. तो इनमें से कौन सा फॉलोइंग पेनिनसुलर रिवर्स है जो वेस्ट की तरफ जो है वो फ्लो करता है. फर्स्ट ऑप्शन इज महानदी, ऑप्शन नंबर बी इज गोदावरी, ऑप्शन नंबर सी इज तापी, ऑप्शन नंबर डी इज कावेरी. ठीक है. सो इफ यू नो एंड दिस इज ऑल्सो प्रिटी बेसिक, ये आप लोगों को आना चाहिए. ये क्या है, इसका आंसर इज तापी. तापी, नर्मदा. ठीक है. ये क्या है, नर्मदा एंड तापी बोथ. ये नर्मदा अकर्स इन दी अमरकंटक प्लेटू. ठीक है. एंड दिस तापी रिवर ये जो बैतूल डिस्ट्रिक्ट इन आपका मध्य प्रदेश दोनों जाकर आपके अरेबियन सी में जाकर खुद को ड्रेन कर लेती है. ठीक है. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. दोनों विंध्यास और सतपुरा के बीच में जो है ये फ्लो करती है. नर्मदा जो है विंध्यास और सतपुरा के बीच में फ्लो करती है और सतपुरा के नीचे आपका तापी जो है वो फ्लो करके जाती है. ठीक है. दोनों गुजरात के जो है भरूच डिस्ट्रिक्ट के पास पहुंचते हैं एंड दे डम्प देमसेल्फ इन दी अरेबियन सी. सो वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर इज योर ऑप्शन नंबर सी तापी. ठीक है. याद देखिएगा नर्मदा तापी दोनों रिफ्ट वैली से भी फ्लो करती है. ठीक है. सो आई होप आपको ये आंसर आ गया होगा. अभी वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर. ब्रह्मपुत्र रिवर का पॉइंट ऑफ ओरिजिन किसको हम बोलते हैं. ऑप्शन नंबर ए हिंदू कुश माउंटेन, ऑप्शन नंबर बी हिमालयन रेंज, ऑप्शन नंबर सी बोकार्चू ग्लेशियर या ऑप्शन नंबर डी चेम्योंगडुंग ग्लेशियर. आई थिंक अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है. ये आप लोगों को एटलीस्ट आना चाहिए. द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर. इफ़ यू नो बोकार्चू ग्लेशियर से कौन सा नदी का उत्पत्ति होता है. बोकार्चू ग्लेशियर से इंडस रिवर का उत्पत्ति होता है. ठीक है. गंगा रिवर का गंगोत्री ग्लेशियर से होता है. गंगोत्री ग्लेशियर से जब वो रिवर आती है तो उसको हम भागीरथी नदी बोलते हैं. तो भागीरथी नदी, जब भागीरथी नदी का मेल अलकनंदा के साथ होता है तो अलकनंदा और भागीरथी जब देवप्रयाग पर मिलते हैं वहाँ से जो नदी, जहाँ से जो रिवर जो इमर्ज होती है उसको हम गंगा बोलते हैं. ठीक है. सो गंगा जी का उत्पत्ति आपके गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और ब्रह्मपुत्र का चेम्योंगडुंग ग्लेशियर से होता है. ठीक है. चेम्योंगडुंग ग्लेशियर से आपका ब्रह्मपुत्र नदी का उत्पत्ति जो है वो होता है. चेम्योंगडुंग ग्लेशियर इज इन नियर मानसरोवर लेक इन कैलाश रेंज. तो अगर ऑप्शन में कैलाश रेंज रहे तो उसको भी टेक कर सकते हैं.
कैलाश रेंज इन तिब्बत। और तिब्बत में इस नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नदी के नाम से जो है जाना जाता है। ये सब मैं एक्स्ट्रा आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, आप लोगों को ये सब इन्फॉर्मेशन आना चाहिए, ठीक है। सो चेम्योंगडोंग ग्लेशियर से इस नदी का जो है उत्पत्ति होता है। हु वाज कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडिया, अभी भी हम उनको लौह पुरुष के नाम से या फिर आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर बी सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, ऑप्शन नंबर सी बिपिन चंद्रपाल या फिर ऑप्शन नंबर डी लाला लाजपत राय, ठीक है। सो आयरन मैन ऑफ इंडिया जिनके नाम पर स्टैचू ऑफ यूनिटी का जो टॉलेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड है वो भी बनाया गया है, वो कौन है? ऑप्शन नंबर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। हमारे फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी वही थे। एंड 31 अक्टूबर को यूनिटी डे के रूप में भी हम सेलिब्रेट करते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज योर सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज ऑल्सो कॉल्ड द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इन द डेमोग्राफिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सो हमारा कुछ जो है डिवीजन जो है आपको देखने को मिलेगा 1901 से लेकर 1921, 1921 टू 1951, 1951 टू 1971 और उसके बाद से अभी तक चल रहे, ठीक है, 1971 टू करंट। ऐसे कुछ हमारे टाइम पीरियड जो है ये चल रहे, डेमोग्राफी का हमारा जो ऐसा कुछ टाइम पीरियड चल रहा है। सो ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड हम कौन से ईयर को, ये जो ईयर का को हम बोलते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। हम 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के रूप में जानते हैं। बहुत पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गया था। अगर आपने बेसिक ह्यूमन ज्योग्राफी अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा देर आर सर्टन पीरियड्स जब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ था, पॉपुलेशन बूम हुआ था, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गया था, हाई मॉर्टेलिटी, हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट दोनों साथ में इक्वल चल रहा था। एंड देन देर एक ट्रांजिशनरी पीरियड आता है, फिर लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट आता है। तो ये जो है आपका पॉपुलेशन इस टाइप से जो है बड़ा होता है। सो इनमें से 1921 को हम बोलते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ठीक है। ये आप लोगों को आना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर भी ईयर ऑफ, ये आपका 1921 ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर द फर्स्ट सेंसस ऑफ आसाम वॉज कंडक्टेड। पहला सेंसस जो है आसाम का कौन से सन में कंडक्ट किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1872, ऑप्शन नंबर बी 1873, ऑप्शन नंबर बी 1901 या फिर ऑप्शन नंबर डी 1911। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज द फर्स्ट सेंसस। जब इंडिया में फर्स्ट सेंसस जब 1972 में किया गया था तभी आसाम का भी पहला सेंसस किया गया था। उसके बाद से 1881 में जो है नेक्स्ट सेंसस जो है वो कराया गया था। तो आसाम का सबसे पहला सेंसस इट हैपेंड इन 1872। सो 1872 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR, ठीक है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है ये किसके द्वारा जो है रिलीज किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन नंबर बी नीति आयोग, ऑप्शन नंबर सी स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या ऑप्शन नंबर डी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है, क्योंकि फॉरेस्ट से रिगार्डेड है, यू कैन यूज योर कॉमन सेंस अगर आप लगा सके। सो यहाँ पर आपको पता चल जाना चाहिए फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है वो रिलीज करते हैं, ठीक है। सो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ये जो इंस्टीट्यूट है इट इज़ इन उत्तराखंड में देहरादून में जो है इसका इंस्टीट्यूट है पूरा। और ये जो है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है ये रिलीज करते हैं, ठीक है। सो ये आप लोगों को आना चाहिए। आई थिंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये फॉरेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, दे रिलीज दिस रिपोर्ट का नाम याद रखिएगा, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ये रिपोर्ट का नाम आप लोगों को याद रखना ज़रूरत है। और कौन निकालता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एनुअल वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स इज रिलीज बाय आपका वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट है, ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर बी UCLA, ऑप्शन नंबर सी यूरोपियन इंटेलिजेंस यूनिट या ऑप्शन नंबर डी VDEM इंस्टीट्यूट, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर IMD, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट जो है ये जो
वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है, ये वो दिखाते हैं कि कौन सा कंट्री इस कंट्री के कंटेक्स्ट में कितना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, ठीक है। उनके एक्सपोर्ट्स कैसे हो रहे हैं, उनके इम्पोर्ट्स कितना ज़्यादा है, एक्सपोर्ट्स में कितना कॉम्पिटिटिव है, यू नो व्हाट इज़ द प्राइस रेंज, वो किस प्राइस रेंज में बेच रहे हैं, आगे सामान कितना उनका एक्सपोर्ट है, इम्पोर्ट है। तो सब ये जो है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट जो है ये IMD के द्वारा, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जो है रिलीज़ किया जाता है। आई थिंक दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, ये आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। VDEM इंस्टीट्यूट जो है ये डेमोक्रेसी के ऊपर जो है निकालता है ये, और कि कंट्री का डेमोक्रेसी में रेटिंग कितना ज़्यादा है, ठीक है। VDEM इंस्टीट्यूट जो है डेमोक्रेसी के ऊपर जो है रिपोर्ट निकालता है, ठीक है। ये आप लोगों को आना चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क। सार्क का फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन। ये जो है सार्क जो है साउथ एशियन कंट्रीज जो भी है ना, उनका जो है एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो था ये है, ठीक है। इनमें से कौन सा फॉलोइंग जो है ऑप्शंस दिए हुए हैं, कौन सार्क का जो है मेंबर कंट्री नहीं है। ऑप्शन नंबर ए भूटान, ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी बर्मा, या फिर ऑप्शन नंबर डी मालदीव्स। तो अगर आपको थोड़ा भी आइडिया हो सो ये आप लोग आराम से सॉल्व कर पाएंगे। बर्मा का प्रेजेंट डे नेम क्या है, म्यांमार, एंड म्यांमार जो है दिस इज पार्ट ऑफ आसियान एंड नॉट ऑफ सार्क। आसियान का पार्ट है एंड नॉट ऑफ सार्क। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बर्मा इज नॉट पार्ट ऑफ दी सार्क ग्रुपिंग, ठीक है। सार्क ग्रुपिंग जो है बर्मा इज नॉट अ पार्ट, ठीक है। म्यांमार इज नॉट अ मेंबर ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। सार्क मेंबर कंट्रीज कौन कौन है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, नेपाल है, मालदीव्स है, पाकिस्तान है और श्रीलंका है। ये सारे जो है सार्क के जो मेंबर कंट्रीज है, एंड बर्मा इज नॉट दी मेंबर ऑफ सार्क, बट ये क्या है, आसियान के मेंबर कंट्रीज है। आसियान का फुल फॉर्म एंड इसके जो कितने मेंबर कंट्रीज हैं उनके नाम जो है वो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। दिस विल बी योर होमवर्क, ठीक है। विद दिस वी कैन एंड टुडेज सेशन. If you have liked this session, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next session wherein we will discuss many more such questions. Till then, take care, study hard, and thank you.